हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 ये साइंस का टेस्ट 8 है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। कोशिश कीजिएगा 35 क्वेश्चन सही करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में फुल डिटेल्स के साथ आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो मैं सभी क्वेश्चन आपको सिलेबस की कोडिंग करा रहा हूँ और आपके पास अब कम समय बचा हुआ है, तो ये आपको लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद अब साइंस का वीडियो नहीं आएगा। टोटल मैं 8 आपको पार्ट में साइंस का क्वेश्चन करा दिया हूँ। जो जो महत्वपूर्ण है वो सभी देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट ऊपर बना दिया हूँ वहाँ से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए समानता किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए समानता देखिएगा तो लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये पहले के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप देखिएगा कोबाल्ट के बारे में, तो कोबाल्ट जो पाया जाता है ये विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगाने ला है। तड़िक चालक में देखिएगा, जो तड़िक चालक बिजली से गिरने से बचाव के लिए जो लगाया जाता है, ये तांबे का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। सब याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है। जो विद्युत धारा को मापता है कौन से उपकरण है, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लगाइए। ये हो जाएगा एमीटर। एमीटर इसका नाम है। ठीक, एमीटर इससे बोला जाता है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है। तो बैरोमीटर किसको मापता है, तो वायुमंडलीय जो दाब है, वायु दाब मापता है कौन, तो बैरोमीटर मापता है। अल्टीमीटर क्या मापता है, तो अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर मापता है। अब एनीमोमीटर क्या मापता है, तो एनीमोमीटर जो मापता है ये हवा की गति मापता है। ये सब याद रखिएगा। एनीमोमीटर हवा की गति, अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को, और एमीटर विद्युत धारा को मापता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि माइका, जिसे अब्रक बोला जाता है, अब्रक में भारत सबसे अग्रणी है। और अब अब्रक का इस्तेमाल आप देखिएगा आयरन में होता है, अलग अलग चीज़ में होता है। ठीक, तो अब्रक किस काम में लाई जाती है, अब्रक का आप देखिएगा, अब्रक किस काम में लाई जाती है, यहीं से आपके क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाइए। अब्रक किस लिए, तो यहाँ पर देखिएगा तो विद्युत उद्योग में ये लाया जाता है काम, माइका या अब्रक का। ठीक, ये याद रखिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा अब्रक कहाँ उत्पादन होता है, मैंने पहले ही आपको बताया, सबसे अग्रणी है भारत। ठीक, तो ये हो जाएगा विद्युत उद्योग में। आयरन उरन जो होता है ना, जिसे इस्त्री बोला जाता है, जो आयरन किया जाता है कपड़े पर, उसमें जो गर्म होता है तो अब्रक आप देखिएगा खोल कर आयरन में, तो अब्रक रहता है, उसका चादर रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हैजा का क्या कारण है। जो हैजा होता है, पहले तो बहुत हैजा होता था, पहले गांव का गांव सफाई हो जाता था इससे, तो हैजा का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो जो हैजा होता है ये हैजा विब्रियो कैलेरी नामक जीवाणु से होता है। क्या नाम है उसका, हैजा विब्रियो कैलेरी। ठीक, इसके जीवाणु से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, 4 का आंसर ए हो जाएगा। विषाणु से जो महत्वपूर्ण जनित रोग होता है, जैसे कि एड्स, HIV एड्स जो होता है ये विषाणु से रोग होता है। और जो हैजा फैलाने का मुख्य कारण होता है, जैसे इसका संक्रमण होता है, ये आप देखिएगा कि जो कुछ खराब वस्तु हुआ या मक्खी द्वारा ये आपको हैजा फैलता है और काफ़ी उल्टी दस्त उस्त होने लगता है इसमें, हैजा में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन जिसे इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। देखिए कहीं कहीं जो इंग्लिश वर्ड है वो ले लिया गया है, अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो। जैसे कि जीवाश्म ईंधन को क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल। तो ये जीवाश्म, इसकी जीव के कोई आपको विघटन के कारण ही ये ईंधन बना है, जीवाश्म है। तो इसका आपको बताना है कि ये जो होता है, ये 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ये कोयला गैस। कोयला गैस क्या होगा, एक प्रकार का जीवाश्म उदाहरण है। ठीक, ये याद रखिएगा। कोयला क्या है, कोयला कैसे बनता है, तो पहले बहुत पहले क्या हुआ था कि बहुत से जंगल पेड़ जो नीचे दब गए थे, पृथ्वी के नीचे दब गए थे और ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वही विघटित हो गए और कोयला में बदल गए। ठीक, ये कोयला गैस जो है ये आपको एक फॉसिल फ्यूल है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि संवेग की वही इकाई है जो कि, अब संवेग की इकाई क्या है, सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक, तो संवेग का वही इकाई है जो कि आवेग का है। ठीक, तो इसमें 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संवेग और आवेग का समान ही इकाई होता है, मात्रक समान होता है। ठीक, विशिष्ट ऊष्मा जो होता है, यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का भी मैं आप बता दूँ, जूल प्रति किलोग्राम होता है, प्रति केल्विन। और तो यहाँ पर कुछ भी जैसे कि यहाँ पर अलग अलग जो दिया हुआ है, संवेग अगुण दिया है, बल अगुण दिया है, इसके मात्रक भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ज्योति फ्लक्स का मैं आपको कुछ बता दूं जो कि बार बार पूछता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमन हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा, और प्रदीप्त घनत्व का लक्स हो जाएगा। ये आपको महत्वपूर्ण है जो कि पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है क्या होता है, ये क्या होता है ये आपको बताना है। पृथ्वी के केंद्र पर पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा
केंद्र पर, न कि ध्रुव पर पूछ रहा है, ठीक। ये याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान हो जाता है ये 0 हो जाता है। ऐसे जी का मान क्या होता है 9.1 मीटर प्रति ये आपको जो होता है सेकेंड, ठीक। ये याद रखिएगा, जो आपका जी होता है एक प्रकार के क्या है, एक त्वरण ही है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो वही 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका भी एक तरफ से होता है, ठीक। मान कभी कभी 10 लिखा जाता है, लेकिन जी का अगर केंद्र पर मान पूछे तो ये 0 हो जाता है, ठीक। और जी का मान विषुवत रेखा से आप देखिएगा, ये विषुवत रेखा है पृथ्वी का, अगर ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम, और अगर केंद्र पर को बोले तो 0 हो जाता है पृथ्वी के। तो ये 7 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन देता है तो आपको कर लेना है। जैसे पृथ्वी के तल के ऊपर जाइएगा, नीचे जाइएगा तो मान घटता है। मान लीजिए पृथ्वी है ये, इसके ऊपर भी जाइएगा, इसके आसमान की तरफ या नीचे गहराई की तरफ जाइएगा पृथ्वी के अंदर, तो जी का मान क्या होता है, घटता है। ये याद रखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछता है कि ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है तो विषुवत रेखा पर क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाइएगा तो बढ़ता है। और अगर घूर्णन गति जो है पृथ्वी के, जो घूर्णन गति है, घटने से जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर घूर्णन गति स्लो हो जाती है, पृथ्वी जैसे घूरता है अपना, ठीक, अगर ये स्लो होता है तो जी का मान बढ़ जाता है, और घूर्णन गति अगर बढ़ता है तो जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और अगर हम बात करें चंद्रमा और पृथ्वी की, तो चंद्रमा पर जो होता है इसका 1/6 हो जाता है, ठीक जी। इसलिए वहाँ पर देखिएगा भार भी क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पर मोटे मोटे जैकेट पहनकर लोग जाते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रत्वर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। जो प्रत्वर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए लाए जाने वाला ट्रांसफार्मर है, वो आपको बताना है कि इसमें कौन से ट्रांसफार्मर है, ठीक। तो ये स्टंप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका क्या नाम है, स्टंप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसके कि ना विद्युत नष्ट किए, ये विद्युत नष्ट नहीं करता है, ठीक, विद्युत शक्ति नष्ट किए प्रत्वर्ती धारा के विद्युत बल्ब का मान घटाया या बढ़ाया जाता है। जो प्रत्वर्ती धारा है, इसके जो विद्युत के प्रत्वर्ती धारा है उसके मान को बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर केवल प्रत्वर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 के आंसर हो जाएगा बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, को उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल देती है क्या कहलाता है। जो नियत समय अंतराल के बाद अपना दिशा बदल देती है वो कौन सी विद्युत धारा कहलाती है, ये आपको बताना है। आराम से क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन के लिए ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन लगाइए, ठीक। ऐसे जो धारा जो आपको समय के साथ अपना दिशा बदलता है, अपना परिणाम बदलता है, उसे हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, तो प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं, ठीक। अल्टरनेटिव करंट प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं, ठीक। तो 9 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। अगर कोई धारा समय के साथ अपना परिमाण और दिशा नहीं बदलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिष्ट धारा बोलते हैं, जो कि आपका दिशा नहीं बदलता है, परिणाम भी समय के साथ, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आराम से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है। बिजली घर के से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो युक्ति है इसका नाम है ट्रांसफार्मर। बिजली घर से जो सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो युक्ति है इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका ट्रांसफार्मर। तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा, ये 10 के आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक। जैसे कि ट्रांसफार्मर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो अल्टरनेटिव करंट को निम्न तथा निम्न अल्टरनेटिव करंट को उच्च अल्टरनेटिव करंट में बदलता है। इसकी उच्च को निम्न में अल्टरनेटिव करंट में और उच्च अल्टरनेटिव करंट को निम्न में, तो निम्न अल्टरनेटिव करंट को उच्च में बदलता है। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक। युक्ति आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे, घर के बाहर बड़े बड़े लगाए जाते हैं, तो आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ये याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर के बाद जनरेटर आता है। जनरेटर का भी कोई पूछ देता है कि जनरेटर का आखिर क्या काम है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बस इतना आप याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर कौन सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। डायनोमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह भी याद रखिएगा। अमीटर से तो आप ऊपर ही क्वेश्चन मैंने कराया आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है कि खगोलीय पिंड का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला यंत्र है। तो खगोलीय पिंड का अवलोकन करने के लिए जो लाई जाने वाली यंत्र है, ये जो है इसका नाम है आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का यूज किया जाता है खगोलीय पिंड के लिए, तो ये याद रखिएगा। टेलीस्कोप जो है ये खगोलीय पिंड के देखने के लिए या अवलोकन करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो ऐसे कर आपको 11 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है
कि ओजोन परत का कार्य क्या है। जो ओजोन परत है जो कि समताप मंडल में पाया जाता है, O3 इसका फार्मूला होता है, ठीक। और ये जो है ये इसको सबसे ज़्यादा हानि जो पहुंचा रहा है इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और जो ये है ये परावैंगनी किरण जो सूरज के हानिकारक परावैंगनी किरण है उससे हमको बचाता है। तो ये ओजोन परत का कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो सूरज के हानि परत औरत किरणों से पृथ्वी से रोकती है, बात सही है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा पहले ही ऑप्शन देखिए तो दे रहा है ए, ठीक। सूरज के हानिप्रत अवरक्त किरणें, देखिए अवरक्त किरणें ये दे रहा है, यहाँ पर तो सरासर गलत हो जाएगा, अवरक्त नहीं ये पाराबैंगनी होगा। तो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है पाराबैंगनी, तो यहाँ पर देखिए डी वाला में लिखा है, ये सूरज के हानिप्रत पराबैंगनी किरण को फिल्टर करता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानता होता है। जो विद्युत बल्ब है उसमें तंतु के रूप में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, टंगस्टन। और जलते हुए जो विद्युत बल्ब है उसके तापमान जो होता है ये अब 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो ये आपको हो जाएगा सी, ठीक। अगर देखिएगा बल्ब फटता है तो वो बड़ा आवाज़ करता है, कहे कि बाहर के जो हवा है ना अंदर निर्वात बना रहता है, तो बाहर की हवा अंदर घुसने की कोशिश करता है, वही उसका सुनाई देता है, ठीक। और बल्ब में निष्क्रिय गैस आर्गन नाइट्रोजन ये सब भरे जाते हैं, ये सब भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक गैलन का मान क्या होता है, एक यूएस गैलन का मान क्या होता है ये आपको बताना है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक यूएस गैलन का जो मान होता है ये होता है आपका क्या, तो ये होता है 3.875 लीटर, 3.875 लीटर यूएस गैलन का माप होता है। एक गैलन बराबर 3.875, एक लीटर बराबर होता है 0.2642 गैलन, ठीक। तो ये सब आपको याद रखना है। एक पाउंड में दे देता है कि एक पाउंड बराबर क्या होता है, तो एक पाउंड बराबर होता है आपको 453 ग्राम होता है, कुछ पॉइंट में होता है 453.52 ग्राम लगभग होता है, ये आपको एक पाउंड बराबर होता है। तो वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैंने आपको करा दिया। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था किससे मापी जाती है ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है ये बिट्स में मापी जाती है, क्या हो बिट्स में। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है। वर्षा के बाद जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो उसका जो मुख्य कारण है यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन है तो 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा, इससे अच्छा है कि 30 से 35 मिनट में वीडियो बन जाए। तो ये जो हो जाएगा इसमें आपको प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है और परावर्तन विक्षेपण, ये सभी घटनाएं होती हैं इंद्रधनुष के निर्माण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम बार बार हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम एक क्या है, एक उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। जेट स्ट्रीम क्या है, एक उच्च स्तरीय पछुआ पवन है, ये याद रखिएगा, उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। और ये दोनों गोलार्ध में चलता है, ये याद रखिएगा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में चलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन देखिए थोड़ा धुंधला मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ कि सुपरसोनिक में होता है क्या है कि ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला, उसे हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। देखिए बगल में ही लिखा हुआ है कि ध्वनि की गति से भी तेज गति से अगर कोई विमान चलता है तो उसे सुपरसोनिक गति से कहता है। तो सुपरसोनिक विमान की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल है। सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल कौन सा है जहाँ पर सुपरसोनिक जो है विमान आराम से उड़ सकता है। तो ये जो है ये है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल है, समताप मंडल है, ये याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं सुपरसोनिक से भी आपको जो ओजोन परत है उस पर प्रभाव पड़ता है, सुपरसोनिक ये जो विमान है उसके कारण भी, ठीक। तो 19 का आंसर 19 देखिए कि रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है। जो रात्रि का अंधापन होता है ये किसकी कमी से होता है, जिसे हम लोग रतौंधी बोलते हैं साधारण भाषा में, रतौंधी। तो ये जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, आँख की रोग ज़्यादातर विटामिन ए की कमी से होता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और विटामिन ए का अगर आविष्कार पूछे तो किसने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था मैकुलन, याद रखिएगा, मैकुलन 2-3 बार याद रख लीजिए। विटामिन बी का भी आविष्कार उसने ही किया था, मैकुलन किया था, ठीक। और विटामिन सी का आविष्कार होल्कट, याद रखिएगा, विटामिन सी का आविष्कार होल्कट। और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है, आंवला में। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा आपको किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, ठीक। और विटामिन जो डी है इसका आविष्कार हॉपकिंस ने किया था, विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था और ये सूरज के प्रकाश में मिलता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक। और विटामिन ई की कमी से अगर देखिएगा तो वो जो है ना नसपुंसकता जो होती है वो हो सकता है रोग, ठीक, विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के जो है ये रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो ये सब विटामिन से संबंधित क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो किस कंप्यूटर भाषा का वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोबोल जो कंप्यूटर भाषा इसका वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। जो दही को बिलोकर मीन्स कि आप दही को घटते हैं ना, तो वो जो घटनी होता है ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है। जो चारों तरफ से घटते हैं तो ऊपर की तरफ मक्खन या घी निकलता है दही से, तो वो जो कार्य करता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये अपकेंद्रीय बल बोल रहा है। एक होता है अब एक दूर मिस की, एक आपको सेंटर की तरफ लगता है, एक सेंटर के बाहर की तरफ लगता है। तो जो सेंटर के बाहर तरफ लगेगा तभी तो वो मक्खन बाहर निकल कर आ जाएगा। तो अब केंद्र बल लगता है इसमें। ठीक, इसी क्वेश्चन नंबर 23 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ये कितनी होती है। ये बहुत आसान है याद करना। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में चाल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया। रेफ्रिजरेटर में इसकी फ्रिज होता है, अगर उसका दरवाजा आप कमरा में खुला छोड़ देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कमरा के तापमान पर। यह पूछ रहा है आपके सामने। सब ऑप्शन देखिए तो क्या होगा कि कमरा के तापमान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि रेफ्रिजरेटर के तो अंदर ठंडा रहता है। देखिए अंदर ठंडा रहता है लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खुलिएगा ना वो बाहर की तरफ मौसम को क्या करता है, गर्म कर देता है। तो कमरा खुलने पर जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का बाहर के कमरा जो गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पूछता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण कब होता है ये बताइए। तो 25 के आंसर जो हो जाएगा, ध्यान से लगाइएगा, 25 के आंसर हो जाएगा ए, चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है। चंद्रमा क्या होता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में, यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा आ गया है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूरज का कुछ परछाई मतलब जो प्रकाश है छेक लेता है तो वो सूर्य ग्रहण होता है। अब चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण भी तो होना चाहिए ना। चंद्र ग्रहण कब होता है तो वही जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो उस प्रकाश छेप लेता है तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा सूरज और ये जो बीच में आ जाता है चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज के बीच में जो चंद्रमा आ जाता है उसे सूरज ग्रहण कहा जाता है। प्राथमिक रंग है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग किसे बोला जाता है। प्राथमिक रंग का उपयोग कर ही और सब रंग बनाया जाता है। तो प्राथमिक रंग क्या है इसमें से बताना है 26 के आंसर। तो जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ है, जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं। प्राथमिक रंग से अन्य रंग बनाकर इसकी प्राथमिक दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर अन्य रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिक रंग है अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। और प्राथमिक रंग में पूछ देता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन है। तो लाल है, हरा है, नीला, इसे हम लोग प्राथमिक रंग बोलते हैं। और रंगीन टेलीविजन जो होता है ना, जब शुरुआत हुआ था रंगीन टेलीविजन का, तो उसमें देखिएगा लाल, हरा और नीला का ही प्रयोग कर बोला जाता था ना कि रंगीन टेलीविजन लाइए रंगीन। उसमें प्राथमिक रंग का ही उपयोग किया जाता था। तो लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग है। और प्राथमिक रंग का मुख्य यह है कि इसको अन्य रंगों से नहीं बनाया जा सकता है मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। किसी भी जीवाश्म के जीव जंतु की आयु ज्ञात करना है तो कौन से रेडियोधर्मिता वाला तत्व काम आता है इसमें, ये आपको बताना है। 27 है आपके सामने। तो इसमें आता है कार्बन 14 का। कार्बन 14 का देखा जाता है कि वो कितना क्षय हुआ है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा इसका आंसर। 27 के आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोधर्मिता वाला कार्बन 14 डेटिंग उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका जो समस्थानिक होता है ये कार्बन का ही एक प्रकार का समस्थानिक है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको याद कर लेना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में देता है कि जीवाश्म ईंधन कैसे, जीवाश्म ईंधन देता है कि कैसे क्या होता है या उसका भी आयु या जो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए तो इसका ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह पूछ रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। तो ये स्पुतनिक फर्स्ट था। और स्पुतनिक फर्स्ट जो आपको प्रक्षेपित किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो रसिया द्वारा किया गया था। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, और अपोलो 11 का नाम याद रखिएगा। अपोलो 11 से ही नील आर्मस्ट्रांग जो है वो जो गया था जो चंद्रमा पर। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपकरण है। जो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपकरण है, इस उपकरण का क्या नाम है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेसमेकर। पेसमेकर का उपयोग किया जाता है अगर हृदय के धड़कन को नियंत्रित करना है तो। और डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब पेशेंट पर करते हैं। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो धड़कन को नियंत्रित करता है उसका नाम क्या है, पेसमेकर है। ठीक, और इसे याद रखिएगा। मनुष्य के जो हृदय है ये 4 कोष्ठों को बना होता है, 4 कोष्ठ में डिवाइड है। और प्रति सेकेंड में देखिएगा मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार, ये याद रखिएगा। और 70 मिली रक्त पंप करता है एक बार में। इसकी एक धड़कन में ये आपको 70 मिली रक्त पंप कर देता है।
ठीक। और थॉरैक्सिन और एंड्रेल स्वतंत्र रूप से हृदय धड़कनों को नियंत्रण वाले हार्मोन है। तो हृदय जो धड़कन का हार्मोन है नियंत्रित करता है, एक थॉरैक्सिन का भी इस्तेमाल है, एक एंड्रेनिल का भी इस्तेमाल होता है। ठीक, दोनों हार्मोन जो इस्तेमाल कर नियंत्रित करते हैं स्वतंत्र रूप से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य है। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ जो है जो अत्यधिक कठोर भी है और अत्यधिक तन्य भी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है। इसमें से 30 का आंसर जो हो जाएगा ये होगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है ये अत्यधिक कठोर भी होता है और अत्यधिक तन्य भी होता है। तन्य में इसकी ताना जा सकता है। अगर तन्य की बात किया जाए या आपको सबसे ज़्यादा तो तान कर लंबा किया जा सकता है। सोना को 10 ग्राम के सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये टंगस्टन यहाँ पर हो जाएगा तन्य। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, ये आपको बताना है। ग्रहों के गति के नियम को जो प्रतिपादित किया गया था ये किया गया था केपलर द्वारा। केपलर द्वारा किया गया था। याद रखिएगा न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, लेकिन 3 नियम का फर्स्ट नियम जो कोई भी वस्तु विरामावस्था में रहने का गुण पाया जाता है जब तक उस पर बाहरी कोई बल नहीं लगाया जाता है। गैलीलियो के नियम भी उसे बोला जाता है फर्स्ट नियम को न्यूटन के, और जड़त्व के नियम भी बोला जाता है। ठीक, इसे ही। और द्वितीय नियम को भी पता है आपको, द्वितीय नियम थर्ड नियम तो वो आपको इजीली आपको पता होगा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। केपलर ने जो दिया था नियम वो ग्रहों के गति के नियम दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि केपलर ने कौन सा नियम दिया था। तो ग्रहों के गति के नियम केपलर दिए थे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको आराम से क्वेश्चन को क्या करना है, लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि 18 कैरेट में सोने का प्रतिशत होता है। जो 18 कैरेट के सोना में सोने का प्रतिशत होता है, ऐसे शुद्ध सोना देखिएगा तो 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट में आपको 18 कैरेट का सोना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 18 कैरेट का सोना है तो इसमें से 6 घट गया है, 6 घट गया है ना जी। तो 6/24 में इसकी यहाँ पर 100% में निकाल दीजिए। तो ये 6 चौके 24, यहाँ से 4 से आप डिवाइड कर दीजिए 100 को, तो 25 में इसकी 25% इसमें से घट गया शुद्धता। तो यहाँ पर 18 कैरेट का जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। 100 में 25 घटा दीजिएगा तो 75% कैरेट का हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए 12 कैरेट बोल रहा है तो 50% शुद्धता बच गया। वैसे ही अगर मान लीजिए कि ऐसे आगे बढ़ा चढ़ा कर दे रहा है तो आपको परसेंटेज पर निकाल लेना है। ऐसे मान लीजिएगा सोना जो है ये सबसे शुद्ध 24 कैरेट का होता है। ठीक, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। 18 कैरेट के सोने में प्रतिशत होता है सोना का, तो ये 75% होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश नहीं है। अदिश और सदिश राशि में यही अंतर है कि अदिश राशि को आपको ये तो होता है, क्वांटिटी तो होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, मात्रा होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो सदिश राशि है उसमें मात्रा के साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। ठीक, तो ये जो हो जाता है इसमें से पूछ रहा है कि कौन अदिश राशि नहीं है। दूरी तो है, चाल भी है, समय भी है, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, ये आपको सदिश राशि हो जाएगा जिसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, तो ये 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 का आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 है कि पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है, यहाँ पर यू का वैल्यू दिया है, यू का वैल्यू क्या दिया है, ये यू का वैल्यू है। ठीक, यू का वैल्यू दिया है और आपको एक्सेलेरेशन भी दिया है 0.5 मीटर प्रति सेकंड, टाइम भी दिया है और पिंड का वेग पूछ रहा है। तो पिंड का वेग पूछ रहा है तो यहाँ पर एक ही फार्मूला लगता है, v बराबर u प्लस ए टी। यू का मान कितना दिया है तो 2 दिया है, प्लस यहाँ पर ए का मान कितना दिया है 0.5 दिया है, और इंटू कर दीजिए टी सेकेंड दिया है 10, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 2 यहाँ पर 7 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा वेग, जो लास्ट वाला वेग होगा। यहाँ पर ये आपको 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये आपको क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बना देता है एसएससी में, तो ये क्वेश्चन कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 35 से देखिए कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कोई अंतरिक्ष यान है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसके चारों ओर कोई अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट ही मान लीजिए घूमता है। उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या, मान लीजिए पृथ्वी की त्रिज्या है, इससे त्रिज्या से दुगनी है, दूरी दुगनी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पूछ रहा है क्या होगा। बहुत ही आपको ये बात जानना जरूरी होता है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी की जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर है कक्षीय जो चाल है, उपग्रह की कक्षीय या कोई भी वस्तु का कक्षीय चाल जो है, ये जो है पृथ्वी के तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है, और ऐसे आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये आप लगा दीजिएगा, ये आपको त्रिज्या की दुगनी है, यहाँ से आप कीजिएगा तो ये लगभग आपको इसमें 9.8 में ये दुगनी का है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर लगभग यहीं आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। 35 का आंसर डी हो जाएगा। तो पृथ्वी की तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है उसका कक्षीय चाल। 36 देखिए कि 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है ये कितनी कैलोरी के बराबर होता है, ये भी आप पढ़े होंगे।
एक जूल जो होता है ये कितनी कैलोरी के बराबर होता है, ये आपसे क्वेश्चन सामने है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, एक जूल बराबर पूछ रहा है। तो जूल जो है ऊर्जा का भी मात्रक है, कार्य का भी मात्रक है जूल। ठीक, ऐसे ही ये आपको एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। ठीक, ये याद रखिएगा। कैलोरी कहते किसे हैं, अगर ये आपसे क्वेश्चन देते तो 1 ग्राम जल का ताप 0 डिग्री, माफ़ कीजिएगा, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे ही हम लोग कैलोरी कहते हैं। ठीक, तो 1 डिग्री अगर किसी जल का तापमान बढ़ाना है 1 ग्राम जल का, तो जो ऊष्मा आपको लगेगा वही कैलोरी कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी जो होता है ये आपको पद्धति में आपको कैलोरी का भी उपयोग देखिएगा बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 37 की खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है, जो खगोलीय पदार्थ है उसे देखने के लिए किसका उपयोग होता है ये आपको बताना है। तो खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए ऊपर भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का, ये होता है टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप का होता है, ये याद रखिएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टेलीस्कोप का उपयोग खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है कि कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है। जो कोशिका होता है उसके अलग अलग अंग होते हैं। कोशिका में जो राइबोसोम का कार्य होता है ये क्या होता है, ये आपको बताना है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक, कोशिका के जो ऊर्जा गृह बोला जाता है, ऊर्जा पैदा करता है ये ऊर्जा गृह, ये इसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और आत्महत्या की थैली कोशिका को लाइसोसोम को बोला जाता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 38 का आंसर जो हो जाएगा ये आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। जो मनुष्य के मेरुदंड है इससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के जो मेरुदंड है वहाँ से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ठीक, तो ऐसे डायरेक्ट आपको लगाना है 31 जोड़ी। ठीक, और जो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो ये मेरुरज्जु आपको पूछ रहा था मेरुदंड। ठीक, और 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा। मनुष्य के जो मस्तिष्क का भार कभी कभी पूछ देता है तो वो लगभग 1400 ग्राम के करीब होता है। और तंत्रिका उत्तक की इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रत्वर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। प्रत्वर्ती जो क्रिया का संचालन केंद्र है ये कौन सा है, तो प्रत्वर्ती क्रिया का संचालन केंद्र जो है ये आपको बताना है। 40 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरुदंड। क्वेश्चन नंबर 41 की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर आपको CO2 की जरूरत पड़ेगा, हरित लवक की O2 की जरूरत नहीं है, O2 की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की तो हम लोग को जरूरत है ना, ऑक्सीजन तो ये छोड़ता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक, ये आपको पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण तो उन्हीं की जरूरी है, खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे। तो 41 का आंसर डी हो जाएगा, संश्लेषण में O2 की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सीमेंट में सेंटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। सीमेंट में जो सेंटिंग के समय नियंत्रित करने के लिए जो मिलाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जिप्सम, जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वो कौन सा है, जो पादप हार्मोन नहीं है, पादप में इसकी पौधे वाला हार्मोन नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कार्टिसोन। कार्टिसोन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, बाकी ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन ये सभी पादप हार्मोन है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 43 का आंसर हो जाएगा डी। ऑक्सीजन जो है, जिबरेलिन जो है, साइटोकोनिन है, एक एब्सिसिक एसिड एक बोला जाता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक, एब्सिसिक एसिड बोला जाता है, माफ कीजिएगा, एब्सिसिक एसिड बोला जाता है उसे। ठीक, तो ऐसे कर आपको याद करना है। अब अगर पूछ दे कि इसका खोज किसने किया था, ऑक्सीजन का, क्योंकि ये बार बार पूछता है, तो ऑक्सीजन का खोज डार्विन ने किया था, ये भी याद रखिएगा, डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 44 है कि साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है। साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। तो साइक्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, जैसे वैसे ही साइक्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। तो ये आपको 44 का आंसर आपको आसानी से लगा लेना है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रक्त ग्लूकोज का स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। तो जो समानतः व्यक्त किया जाता है रक्त ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है ये आपको बताना है। रक्त में कितना ग्लूकोज है वो किस में व्यक्त किया जाता है, ये जो किया जाता है ये mg प्रति DCl में किया जाता है, mg प्रति DCl में किया जाता है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, mg प्रति DCl में व्यक्त किया जाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रक्त समूह का खोज किया था लैड स्टीनर ने। और AB वाले रक्त समूह जिसे हम लोग बोलते हैं वो सर्वगाही बोला जाता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। और O वाले जो बोले जाते हैं ये स्वरदाता बोले जाते हैं, ये किसी को ब्लड दे सकते हैं। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो
प्रतिजन वह पदार्थ है जो, ये आपको बताना है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीप्त करता है, प्रतिपिंड के निर्माण के उद्दीप्त करता है, ये आपको प्रतिजन कहलाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 46 का 46 का आंसर डी हो जाएगा। प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिजन बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 की गलत को छाटिए, इसमें से जो गलत है उसको छाटना है आपको। क्वेश्चन नंबर 47 है, गलत को छाटिए। ठीक, ये अनुचुंबकीय एल्युमिनियम टंगस्टन ऑक्सीजन सही है, लौह चुंबकीय निकल लोहा कोबाल्ट ये भी सही है, प्रति चुंबकीय चांदी नमक हाइड्रोजन ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सभी सही मिलान है, सभी सही मिलान है। अनुचुंबकीय में क्या हो जाएंगे, अनुचुंबकीय में आपको हो जाएंगे यहाँ पर एल्युमिनियम आ जाएगा, टंगस्टन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, लौह चुंबकीय में निकल लोहा कोबाल्ट आ जाएगा, प्रति चुंबकीय में चांदी नमक हाइड्रोजन ये सब आ जाता है। ठीक, तो इसमें से डी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंत में ग्लूकोज बदलता है, जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होता है अंत में ग्लूकोज किस में बदलता है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन सोचिए और लगाइए, चारों ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लेना है आपको। इसका आंसर जो हो जाएगा ये पायरोबिक अम्ल में बदलता है, पायरोबिक अम्ल में। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है पायरोबिक अम्ल में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंत में ग्लूकोज बदलता है पायरोबिक अम्ल में। ठीक, तो 48 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, पल्मोनरी सिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। पल्मोनरी सिरा जो है ये निम्नलिखित रक्त का संचार करती है, कहाँ से कहाँ कैसे ये करती है ये आपको बताना है पल्मोनरी सिरा के बारे में। तो ये हृदय से शुद्ध रक्त, हृदय से शुद्ध रक्त ये लेती है। ठीक, ये याद रखिएगा। 49 के आंसर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सिरा हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। शरीर में रुधिर का संचरण धमनी और सिरा के द्वारा होता है। रुधिर कोशिकाएं धमनियों और सिराओं को जोड़ती है, यह भी याद रखिएगा। धमनी का क्या कार्य होता है, जो रुधिर वाहिनियों हृदय से रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, उन्हें हम लोग धमनियाँ कहते हैं। और सिराएं वो होता है जो रुधिर में इसके खून को जो कि शरीर के अन्य भागों से आपको हृदय तक लाता है, उसे हम लोग सिराएं बोलते हैं। और कुछ अपवाद भी है धमनी और सिराएं में, अलग अलग जो भी हैं, तो ये याद रखिएगा। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है। मीन्स की इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दोनों की भांति में इसकी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है। इसमें से कौन सी आपको ग्रंथि है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा अग्नाशय, पेनक्रियाज जिसे बोला जाता है। अग्नाशय जो है ग्रंथि है ये आपको दोनों को काम करती है, ये आपको अंतःस्रावी भी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती है। ठीक, ये याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि से थॉरक्सिन हार्मोन निकलता है। ये भी पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटा है और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। तो ये 50 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और डेली में 50 क्वेश्चन